प्रीवियस वीडियो में हमने एंजियोटेंसिन 2 को और प्रोस्टाग्लैंडिन को हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, एंडोथेलिन, ब्रेडिकाइन और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से होगा, पहले इसका स्टिमुलस को देख लेते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंडोथेलियम से, इसको हम बोल सकते हैं एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। तो प्रोड्यूस बाय एंडोथेलियम, इट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। प्रोड्यूस बाय एंडोथेलियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये होगी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए या फिर स्टिमुलस हो गए जो उसको रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो रिलीज कराने के लिए जो एक स्टिमुलस होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस फॉर एग्जांपल जब ब्लड फ्लो बढ़ता होता है तो वो उसको ज़्यादा कंप्रेस करता है, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो एंडोथेलियम के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेच लगा। जब एंडोथेलियम ज़्यादा स्ट्रेच होगी तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज ज़्यादा होगी। तो पहला जो स्टिमुलस है वो शेयर स्ट्रेस है। और कौन कौन से फैक्टर्स हो गए जो उसको इफेक्ट करेंगे, तो दूसरे हार्मोन्स हो गए वो देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन ये भी है, एसिटाइलकोलिन ये भी इसकी रिलीज को बढ़ा देगा। हिस्टामिन ये भी इसकी रिलीज को बढ़ा देगा। ब्रैडिकाइनिन भी इसकी रिलीज को बढ़ा देगा। जो ब्रैडिकाइनिन होता है वो काम इसी तरह करता है कि वो अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देता है, खुद डायरेक्ट काम नहीं करता बल्कि वो इनडायरेक्ट काम करता है। इसके अलावा एटीपी ये भी इसकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो फाइनली एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने जाना होगा आफ्रंट आर्टिकल के पास। आफ्रंट और ई फ्रंट यहाँ पे लिख देते हैं, ए से ए फ्रंट या फिर आफ्रंट, आफ्रंट के पास जाएगा और ई फ्रंट के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा। ये आफ्रंट आर्टिकल की रेजिस्टेंस को कम कर देगा और ई फ्रंट की भी रेजिस्टेंस को कम कर देगा, जिसकी वजह से फाइनली हमें जो ओवरऑल हमें जो GFR है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। GFR और रीनल प्लाज्मा फ्लो रिलेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसका आफ्रंट आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये प्रोड्यूस होता है एंडोथेलियम से। शेयर स्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ATP इसके स्टिमुलस होते हैं। इसने आफ्रंट और रीफ्रंट दोनों के जाके काम करना है, दोनों की रेजिस्टेंस को उसने कम कर देना है और GFR को उसने बढ़ा देना है। तो ये तो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का। जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल भी है, वो क्लिनिकल ये है कि यहाँ पे लिख देते हैं क्लिनिकल। कुछ कंडीशन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के जो रिलीज होती है, प्रोडक्शन होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। वो कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन। ये लिख देते हैं डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन, इन दोनों के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस एबनॉर्मली तरीके से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर लिख देते हैं हाइपरटेंशन। डायबिटीज मेलाइटस में जो ग्लाइकेटेड प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी ग्लाइकेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा ब्लड को लेवल के होने की वजह से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होगा, ग्लाइकेशन ज़्यादा होगी और इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। दोनों एंडोथेलियम के ऊपर शेयर स्ट्रेस काज करेंगे। शेयर स्ट्रेस, जब शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा एंडोथेलियम के ऊपर तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो फिर आगे इसने आफ्रंट आर्टिकल की रेजिस्टेंस को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो GFR है वो एबनॉर्मली तरीके से बहुत ज़्यादा हो गई, हाइपर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि वो ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्लोमेरुलर डैमेज ड्यू टू हाइपर फिल्ट्रेशन। तो ये हमें इस तरह देखने को मिलता है कि जो डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन इस तरह ग्लोमेरुलस को डैमेज कर सकती है नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को एबनॉर्मली तरीके से बढ़ा के। तो ये तो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। नेक्स्ट जो एक फैक्टर है वो है एंडोथेलिन। नाम से लग रहा है कि ये भी एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट फैक्टर शुड बी एंडोथेलिन। जो एंडोथेलिन है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड था वो वेजो डायलेटर था, जो एंडोथेलिन है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और ये प्रोड्यूस होगा एंडोथेलियल सेल से। एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होगा रीनल वेसल्स के
और इसके अलावा ये मेसेंजियल सेल से भी प्रोड्यूस हो सकता है, मेसेंजियल सेल से। तीसरा ये कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इनसे प्रोड्यूस होगा और इनसे प्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत सारे स्टिमुलाई होंगे। तो इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? एंडोथैलिन, और बहुत सारे स्टिमुलस होंगे जो उसकी रिलीज को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे उनको बारे में देख लेते हैं। एंजियोटेंसिन 2 होगा, और ब्रैडिकाइनिन, इसके अलावा जो शेयर स्ट्रेस है, जब एंडोथेलियम डैमेज होगी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होगा। और एपिनेफ्रिन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई होगी जो उसका रिलीज को बढ़ा देंगे। जो एंडोथेलिन होगा इसका जो प्राइमरीली जो रोल होगा ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये रेस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन कुछ डिजीज़ के अंदर, ग्लोमेरुलस के डिजीज़ के अंदर, जैसे डायबिटीज़ मिलाइटिस के अंदर अगर एंडोथेलियम डैमेज होती है तब इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका बेसिकली इसने GFR को कम कर देना होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है डिजीज़ में, और ऐसे डिजीज़ में जिसमें एंडोथेलियम डैमेज होती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मिलाइटिस। लेकिन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट। तो ये तो हो गया नॉट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, तो एंडोथेलिन हो गया। नेक्स्ट है ब्रैडिकाइनिन। तो ब्रैडिकाइनिन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है, उसका नाम है कैलिक्रिन काइनोनोजन को ब्रैडिकाइनिन में तोड़ता होता है। तो इसकी सिंथेसिस कुछ इस तरह से होती है कि जो प्लाज्मा के अंदर काइनोजन सर्कुलेट कर रहा होता है वो ब्रैडिकाइनिन के अंदर टूट जाता है, और तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है कैलिक्रिन। तो ब्रैडिकाइनिन रिलीज हो गया। और जो ब्रैडिकाइनिन होता है प्राइमरीली जो वेजोडाइलेटर होता है, जो लेकिन ब्रैडिकाइनिन डायरेक्ट काम नहीं करता होता। ये NO की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, स्पेसिफिकली E1, E2, I2 यानी सेकंड सीरीज के, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो फिर GFR और रीनल ब्लड फ्लो दोनों ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज एडिनोसिन। ये कोई नया फैक्टर आ गया एडिनोसिन, ये भी एक वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट है। इसको लिख देते हैं यहाँ से एडिनोसिन। जो एडिनोसिन है ये लोकली प्रोड्यूस फैक्टर है, और एडिनोसिन के बारे में एक स्पेशलाइज्ड पैराडॉक्सिकल फीचर देखने को मिलता है। वो पैराडॉक्सिकल फीचर इस तरह से होता है कि जो एडिनोसिन होता है किडनी के अंदर तो ये वेजोकंस्ट्रिक्टर बन जाता है, लेकिन हमने जब CVS में पढ़ा था कि जनरल दूसरे टिश्यू के अंदर CVS में बेसिकली CVS के अंदर ये वेजोडाइलेटर का काम करता था। तो हम अदर टिश्यू के अंदर बेसिकली हम CVS लिख देते हैं। तो किडनी के अंदर तो ये वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, लेकिन दूसरे टिश्यू के अंदर ये वेजोडाइलेटर का काम करता है। वहाँ पे ये ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा था। अब हम तो किडनी पढ़ रहे हैं, तो किडनी के अंदर ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये रीनल ब्लड फ्लो को और GFR दोनों को कम कर देगा। तो ये तो हो गया, रीनल ब्लड फ्लो और GFR कम हो गया। और एडिनोसिन एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलेंगे ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, जो मैक्यूला डेंसा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने देखना है अभी। नेक्स्ट इज नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड। नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड्स, जो नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड्स होती है दो कैटेगरी के होते हैं, ENP और BNP। और ये जब रिलीज होते हैं जब हार्ट की वाल के ऊपर टेंशन ज़्यादा होती है, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तब मायोकार्डियम की वाल के ऊपर टेंशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रिलीज होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मायोकार्डियम यानी कार्डिक मसल के ऊपर जो टेंशन होगी वो ज़्यादा होगी। जब मायोकार्डियम की वाल के ऊपर टेंशन ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग अपॉन किस पार्ट के ऊपर ज़्यादा हुई है, तो वहाँ से दो फैक्टर्स रिलीज़ हो गए या फिर पेप्टाइड्स रिलीज़ हो गए।
एक एट्रिया लिख देते हैं, दूसरे वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया से जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम ANP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। और जो वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रेन से आइसोलेट किया गया था। जो ANP और BNP रिलीज हो गए जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था। इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन चीज़ करनी है, वो ये है कि इन्होंने आफ्रेंट आर्टिकल की डायलेशन करानी है और इफ्रेंट की कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है। सॉरी, इफ्रेंट। इन दोनों की वजह से GFR ज़्यादा होगा, GFR ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी और ये हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम या फिर जो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये तो हो गया नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। नेक्स्ट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। नंबर 6 शुड बी द ATP। जो ATP है, ATP की जो प्रोडक्शन होती है वो रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होती है। वहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनको फाइब्रोब्लास्ट जो किडनी के अपने होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होती है। और जो ATP होता है उसके बाईफेजिक रोल होते हैं। बाईफेजिक रोल का मतलब कुछ कंडीशन के अंदर ये RBF और GFR को कम करेगा और कुछ कंडीशन में ये RBF और GFR को बढ़ा देगा। किस तरह? तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके बाई डायरेक्शनल रोल। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशन के अंदर, हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन सम कंडीशन में ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा आफ्रेंट आर्टिकल की। और ये कौन सी कंडीशन होगी? ये ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। तो जब ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तब ATP जो करेगी वो आफ्रेंट आर्टिकल की कॉन्स्ट्रिक्शन करा के GFR को कम कर देगी। इसको बोलते हैं ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक, और ये मैक्युलर डेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है। तो जब ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक चालू होगा, काम कर रहा होगा, तब ATP कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। लेकिन जब ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म अभी एक्टिवेट नहीं हुआ और ATP रिलीज होगी तो फिर ATP कुछ और काम करेगी। तब ATP नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को बढ़ा देगी। वो हमने भी फ्लो चार्ट से भी बताया था आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से GFR ज़्यादा हो जाएगी। और ये उन कंडीशन में होगी जब ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, कुछ जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अगला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी जो कॉर्टिसोल है, ये क्या करता है? जो कॉर्टिसोल है नॉर्मली ये GFR और रीनल ब्लड फ्लो दोनों को बढ़ा देता है। बस इतना आपको याद रखना चाहिए, GFR और रीनल ब्लड फ्लो दोनों को बढ़ा देगा। दूसरा है हिस्टामीन। अगले जो हिस्टामीन है ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो ये इन्फ्लेमेशन में लिखते हैं, इन्फ्लेमेशन और एलर्जी। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स से ये प्रोड्यूस होता है। और इसका जो मेन फंक्शन ये होता है कि ये आफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टिकल की रेजिस्टेंस को दोनों को कम कर देता है। RA को भी कम कर दिया इसने, RE को भी कम कर दिया। अब देखिएगा, अगर RA कम होता है तो फिर GFR कम होता है, लेकिन RE कम होता है तो फिर GFR बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो GFR होगा वो नॉर्मलाइज रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल जो रीनल ब्लड फ्लो है ये बढ़ जाएगा। लास्ट है डोपामीन। डोपामीन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स। और इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल प्लस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके आपको दो रोल आप पता होना चाहिए डोपामीन के, किडनी के अंदर क्या कराता है। एक तो ये RBF को, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देता होता है,
GFR को बढ़ा देता है, और दूसरा ये होता है कि रेनिन के रिलीज को कम कर देता है, तो ये रेनिन के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है डोपामिन। तो ये था जनरल फैक्टर्स। जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, इसमें हम बेसिकली फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो उसको स्किप कर दो बेशक, लेकिन उसको स्किप ना करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने फ्लो चार्ट ड्रा किए हुए हैं, तो उसको ज़रूर देखना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पूरी देख ली है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।